नमस्कार। आज हम कुछ रिपोर्ट्स और लेखों पर बात करेंगे जो भारत के कई शहरों में एक काफी आम सी पर परेशान करने वाली समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जी हाँ। जिसे लोग अक्सर टैक्सी माफिया या ऑटो माफिया कहते हैं। जी हाँ। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे काम करता है और इसका असर किस किस पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये स्रोत जो हैं ये दिखाते हैं कि ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, एक तरह का पैटर्न है। गोवा में भी, दिल्ली में, कलकत्ता, हैदराबाद, कई जगह। और मुद्दा सिर्फ ज्यादा किराया लेने का नहीं है, बल्कि देखिए ये एक संगठित तरीके से होता दिखता है। हाँ, चलिए गोवा से ही शुरू करते हैं। वहाँ का एक उदाहरण तो काफी चौंकाने वाला है। सुनने में आया है कि वहाँ की लोकल टैक्सी यूनियनें जो हैं, वो ऐप वाली सर्विसेज ओला, उबर, यहाँ तक कि सरकारी गोवा माइल्स के ड्राइवरों को भी परेशान करती हैं। जी। आरोप तो ये नहीं है, धमकाने की बातें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में तो ये भी था कि किसी पैसेंजर की मान लीजिए 300 रुपए की राइड थी, ऐप से वो कैंसिल करवा दी। अच्छा। और फिर उसी पैसेंजर को मजबूर किया कि वो लोकल टैक्सी ले 1000 रुपए में। 1000 रुपए? 300 रुपए की जगह। ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो सीधी लूट हुई यात्री के साथ। हाँ, और इसका असर सिर्फ यात्री की जेब पर नहीं है। अच्छा, और क्या असर दिख रहा है? असर देखिए, गोवा के पर्यटन पर कितना पड़ा है। एक आंकड़ा है कि 2019 में लगभग 8.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। 8.5 मिलियन? हाँ, और 2023 में ये संख्या घटकर सिर्फ 1.5 मिलियन रह गई। सिर्फ 1.5 मिलियन? 8.5 से ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। हालांकि देखिए और भी कारण हो सकते हैं इसके, कोविड का असर भी रहा होगा। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का भरोसा नहीं है और किराया इतना ज्यादा, इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये तो सीधे सीधे वहाँ की इकोनॉमी पर चोट है। कोई अमेरिकी व्लॉगर था शायद। हाँ हाँ, उसने शिकायत की थी। उससे कहा गया कि 550 रुपए की राइड है, लेकिन मांगे 1000 रुपए। और ड्राइवर ने कथित तौर पर अपने माफिया कनेक्शन की धौंस भी दिखाई। धौंस भी दिखाई? अच्छा। जी। और ऐसी ही चीजें दूसरी जगहों पर भी हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, वहां भी ऑटो माफिया का दबदबा होने की बात कही जाती है। वो ऐप वाली कैब को घुसने नहीं देते या यात्रियों को लेने से रोकते हैं। और दिल्ली के बारे में तो कुछ रिपोर्ट्स में बहुत बड़ी बात कही गई है। हाँ, दिल्ली का तो एक रिपोर्ट में दावा है कि करीब करीब 90% ऑटो रिक्शा जो हैं वो माफिया के कंट्रोल में है। मतलब ड्राइवरों से भी अवैध वसूली होती है और यात्रियों से भी। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और केरला में भी एक घटना हुई, अलाप्पुझा में। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? एक कपल ने राइड शेयरिंग ऐप इस्तेमाल किया तो लोकल टैक्सी वालों ने उन्हें धमकाया, उनका पीछा तक किया। पीछा किया सिर्फ ऐप यूज करने पर? हाँ, और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी शिकायतें आती हैं, रात के समय खासकर, कि जो अनधिकृत ड्राइवर हैं वो बहुत ज्यादा किराया वसूलते हैं। तो इन सब मामलों को देखकर इनका काम करने का तरीका तो लगभग साफ हो जाता है ना? हाँ, पैटर्न बिल्कुल साफ है। पहला काम, जो ऐप वाली सर्विसेज हैं, ओला, उबर या कोई और, उनको रोकना, उनके काम में बाधा डालना। ठीक है। दूसरा, जो नए ड्राइवर हैं या जो इनके ग्रुप के नहीं हैं, उनको डराना धमकाना। तीसरा, यात्रियों से ज्यादा पैसे लेना, मीटर से ज्यादा या बस मनमाना किराया। और चौथा, वो अपने असर का, अपने तथाकथित कनेक्शंस का डर दिखाना। जी। और इनका मुख्य मकसद लगता है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसी जो जरूरी जगह हैं, वहां अपना कब्जा, अपना एकाधिकार बनाए रखें। तो ये सिर्फ कुछ ड्राइवरों की मनमानी नहीं है, ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी और कंपटीशन का संगठित विरोध है। बिल्कुल सही। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, ये जो ऐप वाली सर्विसेज हैं, ये क्या लाती हैं? पारदर्शिता। किराया तय होता है पहले से। हाँ, स्टैंडर्ड रेट होता है। हाँ, एक स्टैंडर्ड रेट। अब ये चीज उन ग्रुप्स के हितों के खिलाफ जाती है जो पुराने अनरेगुलेटेड सिस्टम से फायदा उठा रहे थे। उनका एकाधिकार टूटता है। उनकी जो एक तरह से बिना हिसाब किताब वाली कमाई थी, उस पर असर पड़ता है। इसीलिए इसका इतना विरोध होता है, संगठित तरीके से। लेकिन क्या कहीं कोई एक्शन भी हुआ है या कोई सुधार? हाँ, कुछ जगहों पर एक्शन हुआ है। जैसे कोलकाता वाला मामला जो था, रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबरदस्त वसूली और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में। अच्छा, गिरफ्तारी हुई? जी हाँ। और नागपुर में भी एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। वहां टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद कोई कैंपेन चलाया था। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर ऐप वाली कैब सर्विसेज को फिर से अलाउ किया गया, तो यात्रियों को काफी राहत मिली वहां। चलिए, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि अगर ध्यान दिया जाए, कार्रवाई हो, तो फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं कि भारत के कई शहरों में ये टैक्सी माफिया वाली समस्या वाकई गंभीर है। और ये सिर्फ यात्रियों या ईमानदार ड्राइवरों को ही परेशान नहीं करती, बल्कि गोवा जैसे मामलों में तो ये पर्यटन और पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। बिल्कुल।
और ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, ये इस बात का भी आईना है कि कैसे जो पुराने जमे जमाए हित समूह हैं वो नई तकनीक और नए बिजनेस मॉडल्स का विरोध करते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल छिन रहा है। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि जब टेक्नोलॉजी यात्रियों के लिए सुविधा ला रही है, पारदर्शिता ला रही है, शायद बेहतर दाम भी, तो फिर इस तरह के संगठित विरोध से निपटने के लिए स्थायी समाधान क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ नियम बना देना या पुलिस एक्शन लेना काफी होगा, या फिर हमें समस्या की जड़ों को देखना होगा, जैसे ड्राइवरों के लिए बेहतर और सुरक्षित रोजी रोटी के मौके बनाना और यात्रियों के लिए भरोसेमंद और सही दाम वाले ट्रांसपोर्ट के विकल्प पक्के करना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।